तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज अपन कंडक्टेंस। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? कंडक्टेंस। जो अपन इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ लिया, ठीक है। अब कंडक्टेंस पढ़ते हैं, इसका तीसरा पोर्शन है। तो कंडक्टेंस हमें पता है अपने पास दो तरह की कंडक्टेंस होती है बेटा। एक कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस वही जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो कंडक्टेंस जनरेट होती है वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है? जो आयंस के फ्लो के कारण जनरेट होती है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले लेक्चर में पढ़ा था। बोलो, वो हमने पढ़ा है क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या वीक होते हैं, तो वो अपन नहीं पढ़ रहे। अपन सिंपल सा पढ़ रहे हैं, उनकी कंडक्टेंस पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स की है। देखो बड़ा पहले पर इन दोनों में डिफरेंस देखें। तो ये जनरेट होती है ड्यू टू मेटल्स। किसके कारण जनरेट होती है? जबकि ये किसके कारण जनरेट होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण मास का ट्रांसफर नहीं होता। और रियलिटी में आपने फिजिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन चार्ज को फ्लो कर देते हैं अपने ऊपर से। अरे बोलो, तो यहाँ कोई मास का ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में पढ़ के आए हो भी, कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो आपने एक चीज देखी कि वहां आयंस का फ्लो हो रहा था। Na+ कैथोड पे जा रहा था, H2O एनोड पे जा रहा था, Cu2+ जा रहा था, Zn2+ टूट रहा था, जिंक टूट के Zn2+ में जा रहा है। क्या वहां मास का एक्सचेंज है कि नहीं है? कि सर वहां मास का एक्सचेंज है। जिंक टूट के Zn2+ में जा रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में जा रहा है। तो इसका मतलब इस वाली कंडक्टेंस में क्या है? मास ट्रांसफर है टेक प्लेस। मास का क्या होता है बेटा? ट्रांसफर। अरे बोलो, यहाँ पे कोई मास का ट्रांसफर है नहीं होता। इन मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट दे शो कंडक्टेंस। जो मेटल होता है बेटा वो मोल्टन फॉर्म में भी करंट का फ्लो करता है और सॉलिड फॉर्म में भी क्या करता है? करंट। और मेटल तो जनरली सॉलिड में रहते हैं, अपने पास कौन सा पिघाल के रखते हैं, फिर भी पिघालने पर भी दे देंगे। और कोई कहेगा सर एक्वस फॉर्म, मेटल एक पानी में घुलते नहीं, तो एक्वस फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? जैसे NaCl है, NaCl मैंने एक साल्ट लिया, तो Na+ और Cl- है, तो आयंस के फ्लो के कारण करंट जनरेट होगा। तो अगर मैं नमक लो सीधा, तो नमक में तो बेटा आयंस फ्लो कर ही नहीं सकते। जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो Na+ और Cl- चल ही नहीं सकते। अरे बोलो, और वो चल ही नहीं सकते, इसका मतलब करंट का फ्लो नहीं करेंगे। लेकिन इसी NaCl को पानी में घोल दूं, इसमें घोल दो बेटा, तो क्या पानी में घोलने के साथ Na+ और Cl- को मीडियम मिल जाएगा चलने के लिए? या मैं NaCl को पिघाल दूं, मतलब मोल्टन फॉर्म। तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या कर रहा है बेटा? दे शो कंडक्टेंस इन ए मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म बट नो कंडक्टेंस इन ए सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में कोई कंडक्टेंस नहीं दिखाते। और ये किस में दिखाते हैं बेटा? सॉलिड और मोल्टन दोनों में दिखाते हैं। इन्हें ट्रू कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू। और इन्हें सूडो। नेक्स्ट बार बेटा आप इनके बारे में पढ़ के आए हो बेटा, तो फिजिक्स में पढ़ाया है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है इनका। अरे बोलो, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण इनकी कंडक्टेंस घट जाती है। इनकी कंडक्टेंस से, मेटल्स की कंडक्टेंस के बारे में फिजिक्स में आपको पढ़ाया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस से घट जाती है। लेकिन यही चीज जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए देखूं, तो यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। कि सर क्यों? तो यहाँ दो फैक्टर है। पहला है कि बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? और विस्कोसिटी कम हो गई तो यहाँ आयन को चलना है, Na+ को सॉल्यूशन में चलना है। तो अगर विस्कोसिटी कम होगी तो आयन का चलना आसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे एक तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज क्या है बेटा कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस। अरे बोलो, सो नंबर ऑफ आयन से इंक्रीज, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं बेटा? इंक्रीज। अरे बोलो, अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, C से नहीं करते, क्योंकि C से हम कंसंट्रेशन को करते हैं। किसको करते हैं? तो आगे ध्यान रखना, अपन कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? G से। कंडक्टेंस है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वही कंडक्शन कंडक्टेंस है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोला है, रेसिप्रोकल 1/r। 1/r क्या है बेटा? कंडक्टेंस। और R क्या होता है? ओम। तो G क्या होगा? ओम इनवर्स। इसी ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? महो। और इसी को क्या बोलते हैं? साइमन। तीनों में कोई फर्क नहीं, आप ओम लिखो, महो इनवर्स लिखो, सॉरी ओम इनवर्स लिखो, महो लिखो या साइमन लिखो, कोई फर्क है नहीं है। जैसे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में फर्क है, लेकिन इन तीनों में कोई फर्क है नहीं है। कि यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस क्या आता है? 1/r। फिर आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और इस कंडक्टिविटी को हम के से, ये के नहीं होके इसे कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्पा। दिखता के जैसा ये कप्पा, कटप्पा वाला है, कटप्पा। क्लियर है? तो इसे अपन क्या बोलते हैं? कप्पा। अब ये क्या होता है बेटा? ये होता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। किसका होता है बेटा? तो कप्पा क्या हो गया? 1/a रो। कप्पा क्या हो गया बेटा? 1/a। तो ये रेजिस्टिविटी का है। किसका है बेटा? रेजिस्टिविटी। समझा क्या? और हमें पता है बेटा कि R इक्वल टू क्या होता है? रोले। R इक्वल टू क्या होता है? रोले। क्लियर है? अभी कनिष्का ने बोला वो रो भी सकती है, कनिष्का रोले फिर हो सकती है, इसकी बहुत टैलेंट है इसमें। तो अब हमें पता है बेटा रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? R A/L। अब ध्यान से, अगर R आपने ओम में लिया और A क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया। A क्या है बेटा? और L क्या है बेटा? लेंथ। क्या है बेटा? लेंथ। तो आपकी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A मीटर स्क्वायर में और लेंथ अगर मीटर में हो तो रो की यूनिट क्या है? ओम मीटर। और अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम सेंटीमीटर। अरे बोलो। अब ये तो रो की यूनिट है, हमें किसकी चाहिए? कप्पा की। तो कप्पा की यूनिट क्या आएगी बेटा? अगर आपने इसको ओम मीटर में लिया तो क्या आएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हो? साइमन। और इसी को आप क्या बोल सकते हो? महो। ये तीनों क्या है? सेम। लेकिन अगर आपने ओम सेंटीमीटर में लिया तो क्या आएगा? ओम सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या महो सेंटीमीटर इनवर्स। ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, लेकिन ये दोनों आपस में सेम है। अरे बोलो। तो कप्पा की 2 यूनिट होगी। हमें कई बार क्या होता है बेटा, इन सबको थोड़ी देर बाद में कंडक्टेंस बोलूंगा, यूनिट से पहचानूंगा। किससे पहचानूंगा? समझा क्या? यूनिट बता दे कि कौन है। नेक्स्ट बनाता है बेटा रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अरे बोलो। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हमें रिलेशन निकालना है, मतलब कप्पा और जी में। तो हमें पता है बेटा आर इक्वल टू क्या होता है? रोले। आर इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा? 1/r इक्वल टू 1/रो A/L। और 1/r क्या होता है? जी। 1/रो क्या होता है? कप्पा A/L। तो कप्पा इक्वल टू क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कप्पा इक्वल टू क्या आएगा? जीले। क्या आएगा बेटा? क्लियर है? तो कप्पा इक्वल टू क्या है बेटा? जीले। तो याद रह जाएगा कप्पा क्या है बेटा? आर इक्वल टू रोले, तो कप्पा इक्वल टू। अब देखो बेटा कई बार बच्चे से गलती क्या होती है, उसे लगता है कि भाई इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को कंपेयर करता है, उसे लगता है कि रो तो जी की जगह है, आर किसकी जगह है? कप्पा की जगह। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो रेसिप्रोकल करना है। फॉर्मूला वैसा का वैसा ही बना है। लेकिन गलती हो जाती है बेटा तुमसे कई बार कि आप रो का सोचते हो जी है वो रो के कारण आया, नहीं, जी रो के कारण है नहीं है, जी है आर के कारण और ये रो के कारण है। अरे बोलो। तो याद रह जाएगा, ये बहुत काम आता है बेटा, कप्पा इक्वल टू जी ले। अब ये L/A क्या है? अब हम क्या करते हैं बेटा? हम सेल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सेल। जैसे मैंने एक सिलेंड्रिकल सेल लिया। कैसा सेल लिया? सिलेंड्रिकल। अब अपन ये ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो सेल के लास्ट किनारे पे लगाए गए। कहां लगाए गए? लेफ्ट किनारे पर। तो दोनों एल होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। एल क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की। और ए क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन है एरिया। लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमने सिलेंड्रिकल सेल लेना है। क्लियर है? जो सेल है जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है। उतना किसका क्रॉस सेक्शन एरिया है? इलेक्ट्रोड का। और इलेक्ट्रोड को कहां लगाया गया? सेल के आखिरी किनारों पर। भाई वो ऐसा भी दे सकता था कि इलेक्ट्रोड मैंने यहां लगाए। अरे बोलो। तब क्या सेल की लेंथ इसकी लेंथ होगी क्या? नहीं। सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा क्या? नहीं। तब तो वो हमें लिख के देगा कि इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना और सेल लेंथ इतनी। अगर वो सीधा लिखे सेल लेंथ इतनी है और सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है तो आप समझना सिलेंड्रिकल सेल है। कैसा सेल है? तो इलेक्ट्रोड लास्ट किनारे पे लगाए गए और जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही बड़ा इलेक्ट्रोड लगाया गया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे बोतल देना सॉरी, जैसे मान लो ये अपना एक सिलेंड्रिकल सेल है, इसकी लेंथ एल है और ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों तरफ अपन मान लो सेम है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाया गया, यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाया गया, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका उतना ही, और लेंथ जो इसकी वही रहेगी। अब इसके अंदर लिक्विड है, मैं लिक्विड को बदल सकता हूं, लेकिन क्या लिक्विड बदलने से सेल की एल और ए बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। इसलिए इसे बोलते हैं L/A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट क्या? लेंथ अपॉन ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसकी यूनिट क्या आएगी?
लेंथ सेंटीमीटर में लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लो तो क्या आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ये मीटर में लो, मीटर स्क्वायर में लो तो क्या आएगा मीटर है इनवर्स। समझा क्या? तो एक सेल के अंदर का लिक्विड बदलने से क्या बदलेगा, उसका आर बदलेगा, रो बदलेगा, अरे बोलो, और आर और रो बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा बेटा, लेंथ और एरिया नहीं बदलेगा। अरे बोलो, सबका क्या? चलो नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक है, इसको हम लेमडा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कहीं कहीं जगह ऐसे भी लिखा रहता है। ये लेमडा किसके बराबर होता है, कप्पा अपॉन कंसेंट्रेशन, कप्पा अपॉन है, समझा क्या? तो पहले क्या था, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो, और क्या हो गया बेटा, कप्पा इक्वल टू जी ले, और अब क्या है बेटा, लेमडा किसके बराबर है, कप्पा अपॉन है कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है मोलर, एक होती है नॉर्मल। अगर आपने मोलरिटी की फॉर्म में लिया तो नाम हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर है, मोलर कंडक्टेंस भी इसी का नाम है, मोलर कंडक्टिविटी भी इसी का नाम है। तो इसे हम लेमडा एम से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, कप्पा अपॉन मोलरिटी। और अगर हमने नॉर्मल कंसेंट्रेशन नॉर्मलिटी की फॉर्म में लिया तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल कंडक्टेंस, या नॉर्मलिटी किसमें यूज होती है, इक्विवेलेंट, तो इसका नाम हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसे हम लेमडा ई या लेमडा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बोलो, कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी, समझा क्या? अब यहाँ पे हमें क्या थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का पंगा होता है, उस यूनिट कन्वर्जन को समझना है कि अगर मान लो मैंने केस फर्स्ट लिया, हमें पता है बेटा 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रहे बेटा मीटर क्यूब नहीं होता, 1 लीटर में क्या होता है, एक डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप देखना चाहो तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और उसी तरह हमें पता होना चाहिए 1 लीटर में की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अरे बोलो, अब मान लो मैंने क्या किया, कप्पा लिया सीमेन मीटर इनवर्स में, किसमें लिया बेटा, साइमन मीटर इनवर्स में। अरे बोलो, ये तो कप्पा है आपका, और मोल कंसेंट्रेशन की यूनिट तो हमेशा ही मोल पर है, लीटर है, चाहे वॉल्यूम एमएल में गिवन हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मेरा जो फॉर्मूला लेमडा मोलर इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलरिटी, तो कप्पा तो मैंने लिया साइमन मीटर इनवर्स में, और मोलरिटी लिया मोल पर लीटर में, तो क्या लीटर ऊपर चला जाएगा। अरे बोलो, तो क्या हो गया, कप्पा अपॉन मोलरिटी, अरे बोलो, इनटू साइमन मीटर इनवर्स, अरे बोलो, मोल। अब देखो बेटा एक ही यूनिट में दो दो यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है और ये भी लेंथ की यूनिट है, क्योंकि लीटर की जो वॉल्यूम की असली यूनिट तो मीटर है। अरे बोलो, मीटर क्यूब ही तो है, तो एक फॉर्मूले में दो दो यूनिट नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो, तो हमने लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में, और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000। अरे बोलो, साइमन मीटर इनवर्स मीटर क्यूब, तो क्या हो गया, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अरे बोलो, यही चीज अगर मैंने इधर ली होती कि लेमडा मोलर इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलरिटी, कप्पा तो लिया मैंने अब की बार साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और मोलरिटी किस में ली बेटा, मोल पर है लीटर में, और अब की बार फिर से सेंटीमीटर और लीटर, तो मैंने लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000। तो अब की बार 1000 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सेंटीमीटर इनवर्स से कट के ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कि सर मैं कैसे याद रखूं, तो देखो आप दोनों में एक फॉर्मूला तो श्योर है, कप्पा अपॉन मोलरिटी। अगर कप्पा मीटर इनवर्स में है तो 1000 से डिवाइड, कप्पा सेंटीमीटर इनवर्स में तो 1000 से मल्टीप्लाई। अगर कप्पा सेंटीमीटर इनवर्स में लिया तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और अगर आपने कप्पा मीटर इनवर्स में लिया तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसकी यूनिट आ गई, लेमडा मोलर की, किसकी यूनिट आ गई, तो लेमडा मोलर की ये यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल कब आएगी, जब कप्पा किस में हो, साइमन है मीटर इनवर्स में, और कप्पा क्या हो बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लोगे 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर लोगे तो 1000 से डिवाइड। समझा क्या? अब मान लो आपको फॉर्मूले में लेमडा मोलर दिया हो, कप्पा पूछ ले, तो कप्पा की यूनिट क्या आएगी, यहाँ से साइमन मीटर इनवर्स क्या आएगी, और ये वाला कप्पा अगर मान लो आपको इस फॉर्म में दिया लेमडा, तो इससे कप्पा क्या आएगा, साइमन है सेंटीमीटर इनवर्स, बस यही फर्क है। फॉर्मूला तो वही है, कप्पा अपॉन मोलरिटी, 1000 से मल्टीप्लाई या 1000 से डिवाइड। सेम कहानी बेटा नॉर्मलिटी वाले में होगा, नॉर्मलिटी तो मोल पर लीटर में होती है। तो अगर आपने कप्पा साइमन सेंटीमीटर में लिया तो क्या करोगे बेटा, साइमन मीटर में लिया तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर, मोलिटी में पर मोल था, नॉर्मलिटी में क्या हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट। अरे बोलो,
इसी तरह अगर आपने कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिया तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर 1000 से मल्टीप्लाई और नॉर्मलिटी का क्या आ जाएगा पर इक्विवेलेंट। क्या चमका क्या? जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेल in which 0.1 molar KCl solution is present, dose resistance is 100 ohm, conductivity is 1.29 Simon meter inverse. Find out conductivity and molar conductance if the same cell filled with 0.02 molar KCl solution, dose resistance is 520. मतलब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सेल है जिसकी कंसेंट्रेशन इतनी है, उसका रेजिस्टेंस इतना है और उसका कप्पा इतना है। फिर कहता है इसी सेल में हमने ये वाला कंसेंट्रेशन भरी, तब रेजिस्टेंस इतना है, तो लेमडा मोलर और कप्पा निकालो। तो आपको पता है कप्पा इक्वल टू जी ले, अरे बोलो। और आपको पता है कप्पा इक्वल टू जी, और जी का मतलब क्या होता है 1/r, और इस सेल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो मैंने रेजिस्टेंस रख दिया 520। अब कहीं से L/E आ जाए, सेल कांस्टेंट, काम बन जाए। और सेल कांस्टेंट कहां से है? इधर हमने क्या दे रखा है, हमें इधर रेजिस्टेंस भी दे रखा है और कप्पा भी दे रखा है। इस सेल के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, ये दो अलग अलग सेल है, अलग अलग कंसेंट्रेशन में भरा हुआ है। सेम ही सेल में एक बार ये भरा हुआ है, एक बार ये। तो मुझे पता है इसका कप्पा इक्वल टू जी ले, कप्पा कितना है बेटा 129 1.29 सॉरी, इक्वल टू आर, जी की वैल्यू, जी की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/100 और L/A ये निकालना है। तो क्या 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो L/A आ जाएगा। लेकिन L/A की यूनिट क्या आएगी कि सर कप्पा देर का मैंने मीटर इनवर्स, तो L/A भी क्या आएगा मीटर इनवर्स में। अरे बोलो, और L/A की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो बेटा मैं 129, जैसे L/A की जगह रख दिया। और L/A आप किस में लाए थे मीटर इनवर्स में, तो कप्पा भी यहाँ फिर से किस में आ जाएगा मीटर इनवर्स साइमन है। अब कप्पा आ गया आपके पास, तो इसी सेल का लेमडा मोलर पूछा है, तो लेमडा मोलर क्या होता है कप्पा अपॉन मोलरिटी। लेकिन कप्पा किस में बेटा मीटर इनवर्स में, तो 1000 से डिवाइड, तो कप्पा आप यहाँ उठा के रख दोगे, मोलरिटी आप रख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा लेमडा मोलर, क्या आ जाएगा चमका क्या। नेक्स्ट वन है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड नॉर्मल कंडक्टेंस। तो कप्पा इक्वल टू जी लेता। अब मुझे पता है नॉर्मलिटी होती है, वो होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू, तो लेमडा नॉर्मल इक्वल टू कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी। लेमडा नॉर्मल क्या होता है कप्पा अपॉन है, यही है मोटा फॉर्मूला। और नॉर्मलिटी क्या होता है मोलरिटी इंटू, और कप्पा अपॉन मोलरिटी क्या होता है लेमडा मोलर। तो क्या मैं इसकी जगह लेमडा मोलर लिख सकता हूं, तो लेमडा नॉर्मल क्या आ गया लेमडा मोलर अपॉन एन फैक्टर, तो लेमडा मोलर क्या आ गया बेटा उल्टा हो गया, नॉर्मलिटी थी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, अब लेमडा मोलर क्या है, तो बताओ कौन ज्यादा बड़ा हुआ, लेमडा मोलर बड़ा है कि लेमडा नॉर्मल बड़ा है, लेमडा मोलर बड़ा है। अरे बोलो सबका क्या पक्का। अब यहाँ एन फैक्टर लेंगे कौन सा, ये रिएक्शन कौन सी है। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनमें पढ़े तो वहां तो रेडॉक्स था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था रेडॉक्स। उससे पहले वाले में हम क्या लेते टोटल इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। यहाँ एन फैक्टर कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ साल्ट है, क्योंकि आयंस फ्लो कर रहे हैं, सिर्फ आयंस क्या कर रहे हैं फ्लो। तो हम यहाँ साल्ट वाला एन फैक्टर लेंगे, साल्ट वाला जैसे ZnSO4 को पानी में डाला तो एन फैक्टर कितना आएगा 2, NaCl को डाला तो कितना आएगा 1, K2SO4 को पानी में डालोगे तो एन फैक्टर कितना आएगा, चार्ज ऑफ केटाइन या चार्ज ऑफ एनाइन। अरे बोलो, मैंने अगर H2SO4 को पानी में डाला तो यहाँ पर इसको भी साल्ट मानेंगे, 2H+ और 1 SO4। अरे बोलो, तो हम यहाँ साल्ट वाला एन फैक्टर लेंगे, कौन सा लेंगे समझा क्या। नेक्स्ट वन आता है अपने पास कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्लियर है, हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकालनी है, क्लियर है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टेंस का दूसरा नाम होता है लिमिटिंग कंडक्टेंस, क्या होता है, इसी का एक और नाम है मैक्सिमम कंडक्टेंस, क्या नाम है लिमिटिंग कंडक्टेंस या मैक्सिमम। इसको लेमडा इनफाइनाइट, लेमडा नोट, इस तरह से लेमडा इनफाइनाइट, इस तरह से लेमडा नोट लिखा रहता है। होता क्या है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिखाई गई मैक्सिमम कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिखाई गई मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट नॉन एज ए इनफाइनाइट कंडक्टेंस। और हमने पता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है कप्पा अपॉन सी। अब आपके पास लेमडा इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब सी की वैल्यू 0 हो जाए। अरे बोलो, और सी क्या है बेटा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन ए। तो मोल ऑफ अगर सोल्यूट 0 कर दूंगा
तो भी कंसेंट्रेशन जीरो हो सकती है, लेकिन सोल्यूट का मोल ही जीरो कर दोगे मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, और कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो कंडक्टेंस किसका, सिरका निकाल रहे हो। अरे बोलो, तो एक ही तरीका है कि वॉल्यूम इनफाइनाइट करो। वॉल्यूम क्या करो, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो क्या कंसेंट्रेशन जीरो को टेंड करेगा, और जब कंसेंट्रेशन जीरो को टेंड करेगा तो लेमडा क्या हो जाएगा। अरे बोलो, समझा क्या। अब बड़ा सिंपल सी कहानी है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि लेमडा इनफाइनाइट करना, क्या ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं सॉरी वॉल्यूम इनफाइनाइट करना बड़ी बात है कि छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि किसी की इनफाइनाइट वॉल्यूम सोच के देखो कितनी होती है, हमें क्या पता किसकी इनफाइनाइट कितनी है। मतलब एक नमक का टुकड़ा डालू मामूली सा पूरे टंकी भर पानी में, फिर पता नहीं वो टंकी में कहा पानी में कहां चला जाएगा, तो उसकी कंडक्टेंस निकालना बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हमने एक चीज देखी कि हम बहुत सारे आयंस की इनफाइनाइट निकाल पाए। कैसे, एक आदमी था जिसका नाम था डी बाई हक्कल, क्या नाम था, उसने ग्राफ बनाया लेमडा वर्सेस रूट सी में, लेमडा वर्सेस तो वो शाना था, बहुत क्या था बेटा, शाना। उसने क्या किया बेटा, ध्यान समझो, उसने लेमडा और कंसेंट्रेशन निकाली। उसने क्या किया, लेमडा और मतलब उसने कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसकी किसी कंसेंट्रेशन 0.1 पे कंसेंट्रेट लेमडा बनाया, कंसेंट्रेशन 0.2 पे क्या आया बेटा, लेमडा 2, 0.3 पे कितना आया, लेमडा 3। ऐसे ये कंसेंट्रेशन तो अचीव की जा सकती है, अलग अलग कंसेंट्रेशन ली, उन पे लेमडा निकाला। सो कैसे, अलग अलग कंसेंट्रेशन ली, उनका रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टिविटी निकाला, कप्पा निकाला, कप्पा निकाल के लेमडा निकाल लिया। अभी सी क्या है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, कप्पा पौने सी। तो क्या मैं अलग अलग कंसेंट्रेशन, इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन जीरो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सॉल्यूट तो जीरो करना नहीं है, वॉल्यूम इनफाइनाइट करना है, लेकिन मैं अलग अलग कंसेंट्रेशन पर लेमडा निकाल सकता हूँ। अगर मैं अलग अलग कंसेंट्रेशन पर लेमडा निकाल सकता हूँ, और आपको बचपन में बताया, इसका हमने ग्राफ बनाया, क्या बनाया भाई, मैं ग्राफ तो बनाना सिखाया रखा है ना आपको, 9-10 में तो ग्राफ बनाते थे, एक्स एक्सिस की वैल्यू देते थे, वाई एक्सिस की वैल्यू देते थे, उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाना होता था। तो इसने भी ग्राफ बना दिया, ऐसे पॉइंट आए इसके पास में, लेमडा और रूट सी में से ग्राफ का पॉइंट आए, इन इसने पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच दी, लाइन। तो इसने क्या किया बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया सबसे पहले, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नॉन कंसेंट्रेशन ली 5-10, उनके रेस्पेक्ट में लेमडा लिया, और लेमडा और रूट सी में, लेमडा और रूट सी में ग्राफ बनाया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया। क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन की खासियत होती है वो जिंदगी भर स्ट्रेट लाइन बनी रहती है। अरे बोलो, वो हमेशा स्ट्रेट रहती है। तो इसने कुछ पॉइंटों पे ग्राफ बनाया, और फिर इस लाइन को पीछे बढ़ाया, कहां बढ़ाया बेटा, जब इसने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो आपको पता है बेटा स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट है, तो वो यहां जाके काटेगी बेटा, और इस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन कितनी है, जीरो। तो कंसेंट्रेशन जीरो मतलब इस पॉइंट पे जो भी लेमडा है वो लेमडा इनफाइनाइट है। तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है, इस तरह आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है लेमडा, क्वेश्चन आता है क्यों, कि लेमडा और रूट सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लाइन को पीछे बढ़ा दिया, तो स्ट्रेट लाइन तो हमेशा स्ट्रेट होती है, बदलती तो है नहीं, तो उसी स्लोप से पीछे जाएगी। तो गिव 5-10 वैल्यू पे निकालो, ग्राफ बना, ग्राफ को पीछे बढ़ा दो। अरे बोलो, फिर उसने यही काम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया, किसके लिए किया, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा आया, पैराबोला। फिर पैराबोला क्या हाइपरबोला कैसा आया बेटा, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हाइपरबोला क्यों आया। अरे बोलो, तो अब देखो इसमें दो पंगे हैं। जैसे मान लो तुम क्लास के अंदर अपने पास 20 मजदूर है, कितने मजदूर है, उनको हमने कहा कि यहाँ से अनाज की कट्टे हैं, उन्हें उठा उठा के ले जाना है, अनाज के कैरेट है, उन्हें उठा उठा के बाहर रखने, क्लियर है। तो वो अनाज के कैरेट उठा के लेके जा रहे, मैंने क्या किया, रास्ते में कील फेंक दी, छोटी छोटी कीलें फेंक दी। अब वो जाएंगे तो उनके पैरों में चुभेगी, है जब, तो अपन ने कील समझते हो, कील फेंक दी, तो वो जाएंगे तो उनके पैरों में चुभेगी, तो पैरों में चुभने के कारण उनकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, स्लो। लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन लेके तो जा रहे। अरे बोलो, यहां से कैरेट बाहर लेके जा रहे, तो क्या यहां से अनाज के कैरेट बाहर जा रहे, स्पीड स्लो हो रही है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, आप जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आयन को चलने में जोर आएगा, आयन को क्या आएगा, चलने में जोर। अरे बोलो, क्योंकि जैसे जैसे हम कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आयन को पानी में चलना पड़ता है बेटा, कंसेंट्रेशन बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है तो चलने में क्या आएगा, जोर। चलने में जोर आएगा, तो बस चलने में जोर आ रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो हमें देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत धीमे धीमे कंसेंट क्या हो रहा है बेटा, घट रही है। भाई तुम लोग 20 जनों को मैं कहूंगी जाओ बाहर,
कैरेट रख के आना, मैंने बीच में कीले फेंक दी तो अब तुम क्या कहोगे, तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन सारे जिंदा तो हो। तो 20 कैरेट एक बार लेगी, कम स्पीड से लेगी, अगली बार और कम स्पीड से लेके होंगे, लेकिन कैरेट बाहर पहुंच रहे हैं। अरे बोलो, धीमे धीमे कैरेट जा रहे हैं, कहानी खत्म। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो रहा है ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम कम कर, मतलब डिक्रीज तो हुई भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर लेमडा डिक्रीज हो रहा है, कि हम कहेंगे विस्कोसिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? विस्कोसिटी। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है, तो आयन को चलने में जोर आ रहा है, इसलिए धीमे धीमे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रही है। धीमे धीमे क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक सेकंड, बोलो कोई दिक्कत है? इसलिए हमने कहा देखो बहुत स्लाइटली डिक्रीज है स्ट्रॉन्ग में, लेकिन वीक में ऐसा क्या होगा कि अचानक ही गिर गई। अब मान लो तुम 20 जनों को मैंने कहा अनाज के कैरेट रख के आने, थोड़ी देर बाद में मैंने 20 में से 10 का गला काट दिया, 10 को मार ही दिया, कील फेंकने वाला काम ही नहीं किया, तो क्या अब अगली बार कितने अनाज के कैरेट बाहर जाएंगे? उससे बाद मैंने 5 को और मार दिया, फिर मैंने 3 को और मार दिया, तो क्या अनाज का कैरेट बाहर जाना एकदम से कम हो जाएगा? मैं पहली बार तो मैंने कील फेंकी, तो 20 के 20 हो, जिंदा हो, 20 ले गए, अगली बार 20 ले गए, स्पीड तो कम है लेकिन अनाज तो जा रहा है। लेकिन उससे अगली बार तो मैंने मार ही दी। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा ही होता है। आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आए और आपने वहां सीखा है कि जब हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? अरे बोलो, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसके नंबर ऑफ क्या हो जाता है, डिसोसिएट नहीं होता। इनफाइन बहुत ज्यादा डाइल्यूट के केस में तो डिसोसिएट होता है, और वहां मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था जिसमें दिखाया था कि 20 गुना वॉल्यूम बढ़ाई तो 4 गुना डिसोसिएट हुआ था। तो कंसंट्रेशन बढ़ाते तो अचानक से उसके नंबर ऑफ आयंस बहुत कम हो जाएंगे। मतलब मैंने आधु तुम में से आधु को मार दिया, वही बात हुई। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसके आयंस वापस से एसोसिएट हो जाते हैं। हमारे पास क्या है, CH3CO डबल बॉन्ड H है, ये अपने आयंस में टूटा हुआ है, CH3CO माइनस और है H प्लस में। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाई तो CH3CO माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, CH3C डबल बॉन्ड OH में। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। CH3C डबल बॉन्ड OH तो करंट का फ्लो नहीं करेगा, न्यूट्रल है। करंट कौन फ्लो करने वाला है, ये। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, कम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया मतलब उसके आयंस कम हो गए, और अगर उसके आयंस कम हो गए मतलब मजदूरी नहीं बचे, तो मजदूरी कौन करेगा? मतलब यही तो थे जो आयंस के इलेक्ट्रॉन को क्या करंट को ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। जब यही नहीं बचेंगे आयंस में सॉल्यूशन में, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाया ये बन गए, और ये तो करंट का फ्लो करता। तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं, मतलब मजदूरी कम हो गया अचानक से, और अचानक से मजदूर कम हो गया तो कंडक्टेंस सीधी गिरती है नीचे। अरे बोलो, मतलब यहाँ पे बहुत लो कंसंट्रेशन थी, मतलब डाइल्यूशन था, डाइल्यूट के केस में खूब सारे आयन थे तो कंडक्टेंस भी खूब सारी है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाई सीधी गिरा है। तो ये हाइपरबोला ग्राफ क्यों है समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाते नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, और नंबर ऑफ आयंस कम हो गए मतलब मजदूर कम हो गया, तो आयंस भी कम, करंट भी क्या जाएगा, कम, क्योंकि करंट को ये आयन से तो ले जा सकते थे। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा, स्ट्रॉन्ग का ऐसा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस में मजदूर एक भी नहीं मरा है। मैंने जब कीले फेंकी तो जिंदा 20 के 20 है, तो स्पीड कम हो गई कील चुभने के कारण, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन बढ़ाने में विस्कोसिटी बढ़ गई तो आयन को चलने में जोर आ रहा है, जिंदा है। लेकिन वीक के केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाते आयन खत्म, तो आयन खत्म तो मजदूरी कौन करेगा? इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट में तो खूब दिखा रहे भाई, वॉल्यूम इधर है जाओ, तो इसका ग्राफ ऐसा आया। अब ये ग्राफ ऐसा आ गया, तो चलो ग्राफ तो हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या इस ग्राफ को मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये इनफाइनाइट पे काटेगा, तो क्या मैं लेमडा इनफाइनाइट निकाल सकता हूँ? सर नहीं, आप लेमडा इनफाइनाइट है, क्योंकि ग्राफ तो इसको काटेगा ही नहीं कहीं पर भी। अरे बोलो, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा इनफाइनाइट है एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ग्राफ क्या हो गया बेटा, पैरेलल क्या हो गया। अब स्ट्रॉन्ग के लिए तो पैरेलल नहीं हुआ था, इसके लिए डीबाई हैकेल ने इक्वेशन दी, जिसे बोलते हैं डीबाई हैकेल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ये इक्वेशन क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए सी। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो y क्या है बेटा आपका, लेमडा। तो लेमडा सी इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट माइनस ए रूट ए सी। लेमडा इनफाइनाइट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है बेटा, रूट सी क्या है बेटा, एक्स एक्सिस, और लेमडा सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो लेमडा सी क्या हो गया, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन है सी। लेमडा इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टेंस माइनस ए रूट ए सी, और ए है बेटा डी बाई हक्कल कांस्टेंट। क्या है बेटा, अब हमसे क्वेश्चन पूछता है ए किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है,
इससे टाइप ऑफ सॉलिड मतलब इलेक्ट्रोलाइट है। इस यहाँ टाइप कैसे देखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। टाइप में हमें देखना है कि चार्ज ऑफ केटाइन, चार्ज ऑफ ए और चार्ज ऑफ ए एनाइन, इसको बोलते हैं टाइप। इसको क्या बोलते हैं, एक केटाइन का चार्ज लेना और एक एनाइन का। जैसे मैंने लिया NaCl, तो यहाँ एक केटाइन पे चार्ज कितना है, +1, एक एनाइन पे। इस इलेक्ट्रोलाइट को बोला 1,1 टाइप। क्या बोला, केटाइन का एक, एनाइन का एक। Na2SO4 लिया, केटाइन पे चार्ज कितना है, एक केटाइन पे +1 और एक एनाइन पे -2, तो इसे बोला 1,2 टाइप। क्या बोला, Al2SO4 का होल थ्राइस। एक एल्यूमिनियम में चार्ज कितना होता है, +3 और एक SO4 पे -2। टोटल चार्ज नहीं देखना है, सिर्फ टाइप देखना है कि एक केटाइन किस टाइप का है, +2 वाले टाइप का, एनाइन है -2 का। जैसे इसमें एनाइन किसका है, -2 का, केटाइन क्या है, +2 +3 का, तो ये हो गया 3,2 टाइप। क्या हो गया, कि केटाइन का चार्ज 3 तरह +3 का है और एनाइन का 2 तरह का। जैसे KCl कैसा होगा, 1,2 टाइप। K2 सॉरी 1,1। K2SO3 किस तरह का है, 1,2। एक पोटेशियम में +1 है और एक CO3 पे -2। बेरियम सल्फेट कैसा है, 2,2 टाइप। MgCO3 क्या है, 2,2 टाइप। अरे बोलो, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे टेम्परेचर और टाइप से डिपेंड करता है। अब बेटा जिनका इफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर इज यूज्ड, इफ सेम सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट सेम रखें और टेम्परेचर सेम रखें, तब जो ए है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई सॉल्वेंट अलग कर दोगे तो बदलेगा, टेम्परेचर अलग करोगे बदलोगे, लेकिन इन दोनों को मैं सेम रखूं, इन दोनों को क्या रखूं, सेम। तो तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, टाइप पे। जैसे सेम टाइप वालों का सेम होता है, मतलब NaCl और KCl का क्या आएगा, सेम, क्योंकि 1,1 टाइप है। कैसे है, Na2SO4 और K2CO3 का क्या आएगा, सेम, क्योंकि कैसे है बेटा, 1,2 टाइप। इन दोनों का क्या आएगा, सेम। अरे बोलो, हम का क्या, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज इन स्ट्रेट लाइन। ड्यू टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली बिकॉज इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। ये एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज। डिग्री ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ आयंस पर मोल डिक्रीज। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस पर मोल क्या हो जाता है, डिक्रीज। वी कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्सपेरिमेंटल वे। किसी गिवन 3-4 कंसेंट्रेशन पर लैम्डा निकाल लो, उसका ग्राफ बनाओ, पीछे खींच दो लाइन को, भाई स्ट्रेट लाइन आएगी, उसको पीछे खींच दो, जहां काट जाएगी वो लैम्डा इनफाइनाइट है, तो आप एक्सपेरिमेंट से लैम्डा इनफाइनाइट निकाल सकते हो। क्लियर है, we calculate but we cannot find out lambda infinite, but we cannot find out a or weak electrolyte by experiment by चमका क्या। अब इनका कैसे निकाले वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसके लिए अपन पढ़ते हैं कोलराउस लॉ। कौन सा लॉ पढ़ते हैं बेटा, चलो कोलराउस लॉ को अपन क्या पढ़ेंगे कल, ठीक है, कल, कोई बात नहीं, पहले क्लास लूंगा मैं।